हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब की सीटेट की तैयारी अच्छी चल रही है। और यहाँ पर मैं सीडीपी की जो प्रीवियस ईयर पेपर है, और यहाँ पर मैं आज का दूसरा क्लास है, ठीक है। तो पहला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो पहला क्लास को आप जाकर चैनल के प्ले लिस्ट में वहाँ पर आप देख लीजिए। सीडीपी की आपको प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। और दूसरा क्लास है तो आप यहाँ से स्टार्ट टू एंड आप यहाँ पर कंटिन्यू बने रहें, क्योंकि यहाँ पर सीडीपी आपको सीटेट की पूरी जानकारी मिलेगी इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। बीएड वाला क्लास है, इसको आप अगर चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सीटेट 2022 प्रीवियस ईयर पेपर सीडीपी क्लास 2, ठीक है, दूसरा क्लास। तो चलिए इसे मोटिवेशन से शुरू करते हैं। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदों का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांगा है समुंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर इस समय ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विकास क्या है, ठीक है। तो विकास क्या है, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एक आयामी है, एक दिशाई है, या फिर परिवर्तनीय है, या आनुवंशिकता पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो विकास है वह क्या है, वो आपका है परिवर्तनीय, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका परिवर्तनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित है, ठीक है। तो कौन सा पूर्व निर्धारित है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मित्रों का चयन, आंखों का चयन, आंखों का रंग, या फिर शैक्षणिक सफलता, या फिर शिक्षा में रुचि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंखों का रंग, जो कि आपको पूर्व अनुवंशिकी द्वारा क्या है कि ये डिसाइड किया जाता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आंखों का रंग। क्वेश्चन नंबर 3, अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अधिगम की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं, ठीक है। तो इसका परिपक्वता है निरस्क्रिय समाजीकरण, या फिर प्राथमिक समाजीकरण, या फिर द्वितीय समाजीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका द्वितीय समाजीकरण, क्योंकि जो प्राथमिक समाजीकरण है होता है वो परिवार और घर जो परिवेश होता है वही होता है, ठीक है। तो ये जो विद्यालय है वह क्या है, द्वितीय समाजीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर लिखा हुआ है आज्ञा पालक व दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिन्यास, या फिर कानून और आदेश पालन अभिन्यास, या फिर सामाजिक समझौते एवं व्यक्तिगत आधार अभिन्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छा लड़का अच्छा लड़की, चूंकि अभिन्यास ये आपका कोलबर्ग के नैतिक भौतिक सिद्धांत में ये आपका स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है? आपका राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है समायोजन है, या फिर आत्मसातीकरण, या फिर अनुकूलन, या फिर संगठन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका समाजीकरण, ठीक है। समाजीकरण आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्यरूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? पहला ऑप्शन है व्याख्यात्मक प्रदर्शन, स्कीमा, अग्रिम संगठन, संवेदी मुद्रक, या फिर आपको इनमें चारों में से कौन सा सही है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्कीमा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 नंबर आपको कंप्लीट हो चुका है। आप पूरे क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, आप पढ़िए और कमेंट करके बताइए कि आपने इस क्वेश्चन को कितने किए, ठीक है। पूरे 30 आप तो 30 क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है सीटेट में ऐसे रिपीट क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह बनाती है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिगमंड फ्रायड का मनोयौनिक सिद्धांत, तो ये तो नहीं रहा। लव के सामाजिक संस्कृति का संस्कृति सिद्धांत, तो हमें ये लग रहा है बिल्कुल। और चलिए आगे देख लेते हैं, नारायण कोलबर्ग ये नहीं रहा, और बी एफ स्किनर नहीं रहा। इसका राइट आंसर चलिए देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? अनुकरण के कौशलों का प्रदर्शन करना, या फिर रटना, या फिर इशारों का संकेत, या फिर सहपाठियों द्वारा संग शिक्षण, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि रटना यहाँ पर देखने को मिलता है, तो रटना ये नहीं है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा शिक्षा शास्त्री पद्धति एवं संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। कौन सा उपयुक्त नहीं है ये चीज देखना है, ठीक है। आपको ये नहीं वाला ऑप्शन को यहाँ पर फाइंड आउट करना है, जो कि 4 विकल्प यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं। बहुआयामी परिप्रेक्ष्य का प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, वेधन एवं दोहराव, और यहाँ पर प्रायोगिक
विकल्पता, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वेधन और दोहराव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने सामान्य बुद्धि के विचारों को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट समा संसाधन सक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? तो इसका देख लेते हैं कि चार्ल्स स्पीरमैन है, अल्फ्रेड बिने है, थायोडोर साइमन है या फिर हार्वर्ड गार्डनर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्वर्ड गार्डनर, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर जो कि इसके राइट आंसर हो जाएंगे। एक संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किसको महत्व दिया जाना चाहिए? संकल्पनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन या फिर मानकीय मूल्यांकन। इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है। संरचनात्मक मूल्यांकन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीडी सीडीपी में आपको देखिए, सीटेट में आपको जो पॉजिटिव आंसर रहे या फिर जो परिपक्व आंसर है वही आपका सही होता है, इतना ध्यान रखिए आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, यानी कि जो हम लोग आपस में निजी संवाद करते हैं, जो बात करते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार वह है क्या, ठीक है। कौन सा सिद्धांत के अंतर्गत ये आता है? तो क्वेश्चन जो आपका विकल्प दिया हुआ है कि बच्चों के आत्म केंद्रितता का द्योतक, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक, या फिर जटिल कार्य को करते समय बच्चे और उनके व्यवहार का संचालन में सहायता देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जटिल कार्य करते समय बच्चों को उनके व्यवहारात्मक तो संचालन में सहायता देना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ही क्या है, ये विकल्प आपको सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लड़कियों को गुलाब लड़कियों को गुलाब और कपड़ों और गुड़िया से जोड़ा जाता है, जबकि लड़कों को नीले कपड़ों और कार से जोड़ा जाता है, ठीक है। यह क्या दर्शाता है? तो ये आपको ये बता दूं कि इसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, जेंडर निर्धनता या फिर जेंडर सशक्तिकरण या फिर जेंडर विविधता या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। तो ये रूढ़िवादिता है कि ये लड़कियां ये करेंगे, लड़के ये करेंगे, तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक स्टेटमेंट है कि शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान का ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें, ठीक है। इसके पीछे में जो तर्क दिया हुआ है यह है कि जानकारी व पुनः उत्पादन बच्चों के अधिगम का अर्धद्योतक है, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है? शिक्षा असफल हो जाती है तब बच्चों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें, ये तो सही है। लेकिन जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के अधिगम का अर्थपूर्ण द्योतक है, तो ये सही नहीं लग रहा है, ठीक है। यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर और ए की सही व्याख्या करता है, तो इसका नहीं, गलत। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल नहीं। ए सही है लेकिन आर गलत है, जी हाँ। ए तो सही है लेकिन यहाँ पर आर जो है वह गलत है, ठीक है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका 3, ठीक है। 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। एक संरचनावादी कक्षा में शिक्षक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? तो संरचनावादी जो क्रिएटिविटी वाली क्लास होती है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका होती है, ये बताना है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों निष्क्रिय होते हैं, ठीक है। दोनों निष्क्रिय होते हैं, नहीं निष्क्रिय होंगे तो फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा फिर। छात्र क्रियाशील होते हैं परंतु शिक्षक निष्क्रिय नहीं। अगर आपको बता दूं कि तो जो संरचनावादी कक्षा हो या फिर कहीं भी कोई भी कक्षा हो, ठीक है, तो वहां पर छात्र और जो शिक्षक है दोनों निष्क्रिय के बजाय सक्रिय रहेंगे तो ही काम हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि शिक्षक पढ़ा रहा है सक्रिय होकर, बच्चे निष्क्रिय रहे तो फिर वहां पर पढ़ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर शिक्षक और छात्र का दोनों क्या है, सक्रिय होना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 16। एक कक्षा में अध्यापिका भिन्न जातियों के समूह वाले अधिगमकर्ताओं के लिए समावेशी वातावरण की रचना कैसे कर सकती है? तो समावेशी वातावरण कैसे एक टीचर कर सकती है, इसके बारे में यहाँ पर पूछा गया है। इसमें अपनी उन अवधारणाओं और प्रयोगों का चिंतन करके जो बच्चों को शैक्षिक अनुभव को सीमित करते हैं, ये कर सकते हैं। कौन सही है? इसमें 4 है। कक्षा में बच्चों के अनुभव की विविधता को सम्मिलित करके, ये भी सही है। संस्था में समानता की मूल संस्कृति पर बल देकर, बिल्कुल ये भी सही है। छात्रों को प्रोत्साहित करके कि वह स्वयं को मानकीय पाठ्यक्रम के अनुकूल बना ले, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानकी, जहाँ पर मानकी हो जाए या फिर अवरोध जैसा कुछ संबंध जो शब्द, वो जो शब्द है वो अगर आ जाए, समझ लीजिए वो क्या है, आंसर इससे क्या हो जाते हैं, वो गलत हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। रमणीक की कक्षा में एक दृष्टिबाधित है, यानी कि दिखाई नहीं देता, तो उस दृष्टिबाधित छात्र है। एक समावेशी कक्षा में सदन में उनसे कौन सा निर्देशात्मक संयोजन करने की आवश्यकता है या फिर कौन सा संयोजन करना चाहिए, ठीक है। एक टीचर के रूप में आप कौन सा संयोजन करना चाहेंगे? तो यहाँ पर आपको विकल्प दिया हुआ है कि विविध प्रकार के दर्शनात्मक प्रस्तुतिकरण देना, या फिर मुद्रित पुस्तकें उपलब्ध कराना, या फिर त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट ऐसे संसाधनों का प्रदान करना, या फिर छोटी मुद्रित वाले कार्डशीट दिखाई देना, ठीक है। कौन सा इसका ऑप्शन रहेगा? इसका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यहाँ पे त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट जैसे
स्पॉन्सिक संसाधनों का प्रयोग जो कि ये सही हो जाएगा, ठीक है आपका। रीना कक्षा में दी गई किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए अलग-अलग तरकीबों के बारे में सोचती है, ये निम्न में से किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर दिया हुआ ऑप्शन मानसिक क्षति करी बोधगम्यता या फिर अभिसारी सोच या फिर अपसारी सोच। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है? राइट आंसर हो जाएगा आपका अपसारी सोच, ठीक है। तो अपसारी सोच से ही, क्योंकि अपसारी सोच से ही आपको न्यू न्यू दिमाग थिंकिंग थॉट्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, अपसारी सोच के जरिए। राजू 61 के स्थान पर 16 लिखता है और बी की जगह पे डी अक्षरों में, यानी कि अक्सर भ्रमित होता है। ये किसके प्राथमिक लक्षण है? तो यहाँ पर लिखा है पठन वैकल्पिक, डिसलेक्सिया, स्वलिखन क्रम विकार या फिर अधिगम सहायता या फिर लेखन वैकल्पिक डिस्ग्राफिया, ठीक है। तो यानी कि इसके वो यानी कि पढ़ ही नहीं सीख पाता सही से, ठीक है। पठन वैकल्पिक जो पहला ऑप्शन है वो पढ़ ही नहीं पाता तो लिख कहाँ से पाए, यानी कि पढ़ने में दिक्कत है, वो समझ नहीं पा रहे थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। क्वेश्चन नंबर 20, एक समस्या कक्षा में विशेष बच्चों को किस प्रकार सहायता मिल सकती है? यानी समस्या कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से विशेष रूप से सहायता मिल सकती है? तो व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण करके, तो ये तो नहीं, ये सही नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा संस्कृति और संस्कृत द्वारा या फिर सहयोगात्मक, ये भी सही है। और सहयोगात्मक अधिगम द्वारा भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो दूसरा और तीसरा ऑप्शन जो है वह सही है। तो यहाँ पर व्यक्ति के लक्षणों का निर्धारण करके अगर कोई बच्चा वैसा है तो उसको ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, एक संरचनावादी परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है, ठीक है। तो संरचनावादी अगर कोई परिप्रेक्ष्य में बच्चों को किस प्रकार समझा जाता है, इसका राइट आंसर आपको देना है। निष्क्रिय प्रणाली के रूप में, निष्क्रिय नहीं होगा, छोटे वयस्कों के रूप में, छोटे वयस्क के रूप में, ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। दूसरे जीव के जिन रूप में जिनमें दूसरे जीव के रूप में जिन्हें सभ्य बनाने की जरूरत हो, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपके अपने पर्यावरण को समझना की उत्सुकता के लिए, क्योंकि पर्यावरण के बीच ये अब आप समझ बनाए रखेंगे तो ये आपके लिए क्या है कि बेहतर होगा, ठीक है। बच्चों की असफलता के समय में इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि इसमें एक असफलता के लिए कौन सा जिम्मेदार व्यक्ति है या जो स्टेटमेंट है वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे की असफलता का गुणारोपण हमेशा अनुवांशिक दोषों को किया जा सकता है, अनुवांशिक दोष दोनों, ये तो नहीं कर सकते। बच्चों की असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना, या फिर बच्चों जो कभी स्कूल नहीं हुए अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं, या फिर हाशिए पे रखने वाले समुदाय बच्चे अकादमिक असफलता प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कि बच्चों की असफलता के कारण व्यवस्था बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों को अनदेखा करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो प्रशिक्षण तथा अभ्यास द्वारा, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा बढ़ावा देकर, या फिर विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंध बनाकर। तो ये थोड़ा सा एकदम सटीक दिख रहा है। और बाकी देख लेते हैं अधिगम की छोटी छोटी उपलब्धियों के पुरस्कार देकर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, ठीक है, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो कि सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अनुपमा अपनी कक्षा में विज्ञान पढ़ाते हुए गणित के संप्रतियों के साथ संबंध बनाती है। इस प्रकार का शिक्षा शास्त्र अधिगम के स्थानांतरण और अंतर विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, या फिर ज्ञान के अर्जन में रुकावट उत्पन्न करेगा, अधिगम में रुकावट उत्पन्न करेगा, या फिर क्योंकि यह छात्रों के बोझ को बढ़ाएगा, या फिर छात्रों में भ्रांतियां बढ़ाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम के स्थानांतरण में क्या होगा, विषयात्मक अधिगम को बढ़ावा देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित जानकारियों में किस स्मृति में संगठित होती है? निम्नलिखित जानकारियाँ, बाइक चलाने की प्रक्रिया, धूल कपड़ों की तह की सतह करने की तय करने की प्रक्रिया, या फिर 7 वर्ष की उम्र में एक पेड़ पकड़ने का जो अनुभव है, ठीक है। ये आपको आप लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलता है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दीर्घ अवधि की स्मृति, ठीक है। बाइक चलाना जानेंगे तो आपको पूरी लाइफ तक, यानी कि लाइफ जो बड़ी आपकी जो स्मृति है उसमें आपको ये स्मृति में इससे वो दिखाएंगे, समझ में आएगी, ठीक है। क्योंकि ये कभी मिटने वाला चीज नहीं है, कोई नॉन जिससे नॉलेज हो गया जो प्रैक्टिकल नॉलेज है तो कभी मिटता ही नहीं एक तरीके से। आप साइकिल चलाना सीख लिए तो अभी लॉन्ग टाइम वाली मेमोरी में क्या है कि वो सेव हो जाती है, वो कभी भी डिलीट डिलीट नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियों को समझने के लिए सही नहीं है? यानी कि यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। तो यह कक्षा में छात्रों को ग्रेड और पदों पर निर्धारित करने में मदद करता है, शिक्षकों को छात्रों के अवधारणात्मक समझ से अवगत कराता है, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि का समझ सार्थक, क्योंकि यह अधिगम प्रक्रिया का सहज हिस्सा है। यह बच्चों के सोचने में अत्यंत प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि यह कक्षा में छात्रों के ग्रेड और बच्चों को निर्धारित करने में मदद करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27,
किस प्रकार की अभिप्रेरणा उन गतिविधियों से जुड़ी है जो अपने आप में आनंददायक आनंददायक और संतोषजनक है, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक अभिप्रेरणा, गूढ़ विषयक अभिप्रेरणा या फिर बाह्य प्रेरणा या फिर स्थिर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आंतरिक अभिप्रेरणा, ठीक है? क्योंकि इंटरनल जब तक अंदर से जो मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक आपका जो आनंददायक या फिर कोई भी अधिगम हो गया या फिर कोई भी चीज आपका जो काम करते हैं उसमें मजा अंदर से नहीं आएगा, तब तक आपको कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है 28। शिक्षक की अपनी विद्यार्थियों से अपेक्षाएं उनके अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। हाँ, महत्वपूर्ण प्रभाव तो डालती है। और देख लेते हैं, क्या विद्यार्थियों के अधिगम में कोई समस्या संबंध नहीं है? नहीं, ऐसी तो कोई गलत बात है ये। विद्यार्थी का अधिगम और उनकी स्वयं की क्षमता पर किस प्रकार प्रभाव नहीं डालती? नहीं, प्रभाव तो डालती है। बच्चों के अधिगम का एक मत निर्धारित तो नहीं है। ये गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट एक पहला हो जाएगा, ठीक है? 29 क्वेश्चन, बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जा सकता है? तो शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रस्तुति देकर या फिर शिक्षार्थियों के पश्चात और उन्हें निष्क्रिय रखकर या फिर बारंबारता परीक्षा लेकर विद्यार्थियों को बीच में भय की अवस्था में रखकर विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि। क्योंकि अगर जैसे कोई भी उनके अंदर त्रुटि है, ठीक है, तो अगर उसका निष्पादन नहीं करते सही टाइम पे तो वो उसका गलत इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसका जो कि समय पर प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 का प्रस्तावित करती है। यानी एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है? विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती करती है, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि करती है, रटनता अधिगम का महत्व देना या फिर विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, चौथा। यानी कि विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु को कटौती करना, ठीक है, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि करना और साथ में आपको विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, यानी क्रिएटिविटी को विशेष महत्व देना है, ठीक है? तो ये तो था जो कि कुछ क्वेश्चन जो कि आपको आई होपफुली कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन आपने किए होंगे, ठीक है? तो ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू क्लास के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।